हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का यूनिक स्टडी पॉइंट चैनल पर। तो आ जाइए सभी लोग। तो ये क्लास है आपकी बेसिक इलेक्ट्रिकल की क्लास, जो आपके डिप्लोमा फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के लिए है। और ये जैसे कि BMW आपका सिविल फर्स्ट ईयर के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके लिए है। और जनरल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट जो पढ़ते हैं मैकेनिकल फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट उनके लिए भी, और इलेक्ट्रिकल EC फर्स्ट ईयर स्टूडेंट के लिए। तो बेसिकली हम लोग इन 3 ब्रांच के लिए, या हम कह सकते हैं एक इलेक्ट्रिकल ब्रांच है उसके लिए भी आपका ये क्लास बहुत ही हेल्पफुल है। तो जितने भी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं उनके लिए बेसिक इलेक्ट्रिकल की क्लास है। ठीक है, तो चलिए आ जाइए फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हम लोगों ने अभी पिछले क्लास में आप लोगों को लेक्चर नंबर 4 कवर करा दिया है और आज है लेक्चर नंबर 5। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट और देखेंगे इलेक्ट्रिकल के, जो आपके डिप्लोमा एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग पूरा सिलेबस कवर कर रहे हैं आपका डिप्लोमा का। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं। जो भी चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम हिंदी इंग्लिश दोनों में आपका सिलेबस कवर कराएंगे। तो आप चाहे आप सॉल्व देख लीजिएगा, अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो जैसा कि पिछले क्लास में हम लोगों ने कुछ टॉपिक डिस्कस किए थे, रेजिस्टेंस के बारे में बताया था आपको, और रेजिस्टेंस किन किन पैरामीटर्स पे हमारा डिपेंड करता है, किन किन एलिमेंट्स पर हमारा डिपेंड करता है, वो चीज़ हमने डिस्कस कर ली थी। आज हम बात करते हैं कि टेम्परेचर जो होता है हमारा, यानी कि टेम्परेचर का इफेक्ट हमारा रेजिस्टेंस पे किस तरीके से होता है, तो वो हम लोग देखेंगे। यानी कि टेम्परेचर या तापमान है वो हमारा रेजिस्टेंस पर किस तरीके से इफेक्ट मटेरियल होते हैं, कौन कौन से मटेरियल पे हमारा किस तरीके डालता है, वो चीज़ हम लोग आज देखेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, नया जो हमारा चैप्टर रहेगा सेकंड चैप्टर, उसको देखेंगे कि क्या क्या हमको पढ़ना है उसमें। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। अब जैसा कि हमने आपको बताया कि जो टेम्परेचर होता है वो हमारा किस पे डिपेंड करता है, मटेरियल पे, यानी कि पदार्थ पे। ठीक है, तो मटेरियल पे या पदार्थ पे डिपेंड करता है। बेसिकली अगर हमारा पदार्थ है तो वो कैसा पदार्थ है, कैसा मटेरियल है, उस बेसिस पे टेम्परेचर डिपेंड करता है। ठीक है, यानी कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उस केस में हमारा रेजिस्टेंस कैसे बिहेव करेगा, रेजिस्टेंस कैसे बढ़ेगा घटेगा, वो टेम्परेचर के बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे। और ये डिपेंड किस पे करता है, मटेरियल पे। तो मान लिया मटेरियल हमारे पास इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में कौन कौन से मटेरियल हो सकते हैं, तो हमने आपको बताया था कि मेटल है। तो मेटल को हम क्या बोलते हैं, धातु। धातु हो सकता है। दूसरा हमने मटेरियल आपको बताया था क्या, आपका हमने बताया या तो नॉन मेटल हो सकता है, नॉन मेटल। नॉन मेटल का मतलब क्या है, अधातु। ठीक है, और थर्ड हम मान लेते हैं कि हमारा क्या हो सकता है, एलॉय मटेरियल हो सकता है। एलॉय मटेरियल, एलॉय मटेरियल का मतलब क्या है, मिश्र धातु। ठीक, तो ये बेसिकली हमारे इस तरीके से हो सकते हैं। या हम मान लेते हैं एक मटेरियल हो सकता है क्या, इंसुलेटर, इंसुलेटर मटेरियल। तो इन मटेरियल के बेसिस पे हम ये देखेंगे कि हम टेम्परेचर इन मटेरियल का अगर बढ़ाते हैं तो उस केस में हमारा किस तरीके से रेजिस्टेंस बढ़ता या घटता है। ठीक है, तो जैसा कि हमने आपको पिछली क्लास में मेटल के बारे में बताया था और सेमीकंडक्टर के बारे में बताया था कुछ। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग देखते हैं तो देखिए, जैसा कि पहले हम लोग देख लेते हैं कि मेटल के बारे में थोड़ा और ओवरव्यू आपको दे देते हैं, उसके बाद हम लोग सारे मटेरियल को देखते हैं। तो जैसे अगर हम बात करें इफेक्ट की, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन मेटल, यानी मेटल पर, आप हिंदी में लिख लीजिए, मेटल पर टेम्परेचर का प्रभाव। क्या लिखेंगे, मेटल पर टेम्परेचर का प्रभाव। तो जैसे कि अगर हम मेटल की बात करें तो मेटल हमारे क्या हो सकते हैं, एल्युमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, ठीक है, गोल्ड हो गया।
तो बेसिकली ये सारे हमारे क्या हैं, ये हमारे मेटल्स हैं। अब इन मेटल्स के बेसिस पे अगर हम देखें कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उस केस में हमारा रेजिस्टेंस पे क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो जैसे हमने सपोज करो, हमने मान लिया एक मान लेते हैं कॉपर है हमारे पास। ठीक है, एक कॉपर मटेरियल हमने ले लिया या कॉपर का वायर ले लो। तो कॉपर मटेरियल के केस में टेम्परेचर की अगर बात करें, ठीक है, क्योंकि ये प्योर मटेरियल है हमारा, प्योर मटेरियल की बात करें तो आयरन हो गया, कॉपर हो गया, टंगस्टन हो गया, ये सारे क्या है हमारे प्योर मटेरियल हैं। अब प्योर मटेरियल के केस में अगर हम देखते हैं, जैसे कॉपर हमने लिया तो इसका अगर हम ग्राफ बनाना चाहें तो ये हमने बताया था आपको, इधर हम बना देते हैं रेजिस्टेंस और इस ग्राफ को हम इधर बना देते हैं टेम्परेचर। तो अब देखते हैं किस तरीके से हमारा वेरिएशन होता है। तो जीरो, ये क्या है हमारा टेम्परेचर जीरो, ये हम मान लेते हैं यहाँ पे कोई टेम्परेचर 100 है, 100 डिग्री सेल्सियस। तो 0 डिग्री टेम्परेचर पर हमेशा याद रखना, 0 डिग्री टेम्परेचर पर जो कॉपर मटेरियल होता है उसका रेजिस्टेंस कितना होता है, 100 होता है, मान लेते हैं ये होता है 100 ओम। अब मान लिया कि 0 डिग्री पे तो हमारा क्या है, कॉपर का रेजिस्टेंस कुछ ना कुछ होगा, 100 मान लिया। अब इस टेम्परेचर को अगर जीरो से अगर हम बढ़ाना चाहें, 0 से 100 तक लेके जाएं या उससे ज़्यादा लेके जाएं, ठीक है, यानी कि टेम्परेचर अगर हम बढ़ाते हैं, टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उस केस में हमारा रेजिस्टेंस भी क्या करेगा, बढ़ेगा। तो किस तरीके से बढ़ता है, लीनियरली हमारा टेम्परेचर, लीनियरली हमारा क्या बढ़ता है, रेजिस्टेंस बढ़ता है। यानी कि टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, सीधे रेजिस्टेंस हमारा डायरेक्ट बढ़ता है। ठीक है, तो यहाँ से ये चीज़ याद रखना कि मेटल के केस में अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उस केस में रेजिस्टेंस भी बढ़ता है, अगर टेम्परेचर घटाते हैं तो रेजिस्टेंस भी घटता है। तो कह सकते हैं कि हमारा एक तरीके से लीनियरली बिहेवियर होता है। तो अगर हमने टेम्परेचर 0 से घटाना स्टार्ट किया तो ये रेजिस्टेंस कहीं ना कहीं हमारा घटेगा। तो मान लिया कि हमने क्या है, यहाँ तक हमारा आ गया। तो इस टेम्परेचर पे मान लीजिए ये जो टेम्परेचर होता है ये हमारा होता है माइनस के 239.5 डिग्री सेल्सियस। तो 239.5 डिग्री सेल्सियस पे हमारा जो रेजिस्टेंस होगा है कॉपर का, वो हमारा क्या होता है, जीरो होता है, ये 0 ओम है कि नहीं। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि अगर प्योर मोटे मेटल है तो मेटल के केस में अगर हम रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उस केस में हम कह सकते हैं रेजिस्टेंस बढ़ेगा। ठीक है, यानी कि लीनियर बिहेवियर होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। तो फर्स्ट तो हमने देख लिया कि मेटल के केस में क्या होता है, तो लीनियरली हमारा बढ़ता है। दूसरा अगर बात करें आपसे कि अगर हमने मान लिया कोई इंसुलेटर ले लिया, ठीक है, मान लिया फॉर इंसुलेटर के लिए, तो इंसुलेटर के लिए अगर हम टेम्परेचर देखें, अगर टेम्परेचर का प्रभाव देखें तो इंसुलेटर के लिए हमेशा याद रखना, जैसे इंसुलेटर की बात करें तो क्या क्या हो सकता है आपका, जैसे रबर हो गया, ठीक है, या पेपर हो गया, या माइका हो गया। तो ये सारे हमारे क्या हैं, इंसुलेटर हैं। अगर इनका हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ाने से इनका क्या होगा, जो रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा, हमारा डिक्रीज होता है। ठीक है, याद रखना रेजिस्टेंस क्या होगा, डिक्रीज होता है। तो ये पॉइंट आप याद रखना, कार्बन है, जैसे इंसुलेटर हो गया, कार्बन हो गया, ये सारे इन्वर्सली रिलेशन होता है टेम्परेचर के साथ, 1/r ऐसे लिख लो चाहे। ठीक है, तो ये चीज़ आप थोड़ा याद रखना। थर्ड, अगर मेटल मटेरियल की बात करें तो जैसे अगर हम मान लेते हैं एलॉय मान लेते हैं, चलिए सेमीकंडक्टर मानते हैं, सेमीकंडक्टर। तो बेसिकली आपको ज़्यादा ध्यान देना है मेटल में और सेमीकंडक्टर मटेरियल में, क्योंकि सेमीकंडक्टर मटेरियल हमारा क्या है, बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो इनका भी आपको पता होना चाहिए क्या रिलेशन होता है टेम्परेचर के साथ में। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे तो सेमीकंडक्टर के लिए जैसे कि आप नॉर्मल टेम्परेचर की बात करें, अगर हम क्या करें एट नॉर्मल टेम्परेचर, तो नॉर्मल टेम्परेचर हमारा क्या होता है, जो हमारा रूम टेम्परेचर होता है। तो रूम टेम्परेचर की बात करें तो रूम टेम्परेचर कितना होता है, तो रूम टेम्परेचर जैसे 27 डिग्री सेल्सियस होता है,
या अगर हम केल्विन में देखें तो 300 केल्विन होता है, ये होता है रूम टेम्परेचर। अब अगर इस रूम टेम्परेचर पर अगर हम देखें कि जो मटेरियल है सेमीकंडक्टर, उसका रेजिस्टेंस क्या होता है, हाई होता है। क्या होता है, हाई होता है। ठीक है, किस नॉर्मल टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस हाई होता है। तो इस पॉइंट को आप याद रखेंगे। अब जैसे ही हमने क्या किया, अब जैसे ही हमने क्या किया कि टेम्परेचर हमने बढ़ाना स्टार्ट किया नॉर्मल से। क्या है, हमने नॉर्मल से, नॉर्मल टेम्परेचर यानी कि रूम टेम्परेचर से जैसे ही हमने टेम्परेचर हमने क्या किया, बढ़ाना स्टार्ट किया नॉर्मल टेम्परेचर से, तो उस केस में हमारा क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो क्या करेंगे, उनको एनर्जी मिलेगी, और एनर्जी मिलने से क्या होंगे, ये हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन में टूट जाएंगे, और फ्री इलेक्ट्रॉन में टूट जाएंगे तो इसका मतलब क्या है कि हमारा अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, उस केस में जो रेजिस्टेंस होगा वो हमारा डिक्रीज होगा। ठीक है, तो ये याद रखना सेमीकंडक्टर के केस में। ये कब होता है, ये जब होता है जब हमारा नॉर्मल टेम्परेचर से इंक्रीज करते हैं। नॉर्मल टेम्परेचर से अगर टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, यानी कि 27 डिग्री सेल्सियस से अगर ऊपर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं सेमीकंडक्टर मटेरियल्स के लिए, तो उस केस में हमारा रेजिस्टेंस क्या होता है, कम होता जाता है। ठीक है, और रेजिस्टेंस कम होगा तो उस केस में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखना। तीसरा जो पॉइंट है आप इसी तरीके से लिख सकते हो। तो जैसे एक और याद रखना कि जैसे हम मान लेते हैं कि जो अब एक चीज और ध्यान रखना, जैसे हमने टेम्परेचर बढ़ाया और नॉर्मल टेम्परेचर से ऊपर बढ़ाया, तो उस केस में जो हमारा मटेरियल होगा वो हमारा क्या है, कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा। कंडक्टर की तरह क्या करेगा, बिहेव करेगा या व्यवहार करेगा, ये हमने आपको बताया भी है। ठीक, लेकिन हम मान लेते हैं कि अगर हमारा टेम्परेचर एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर है, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर का मतलब क्या है, यानी कि परम शून्य ताप, परम शून्य ताप। तो परम शून्य ताप पर जो हमारे सेमीकंडक्टर्स होते हैं, ठीक है, ये परम शून्य ताप कितना होता है, जैसे कि 0 केल्विन, परम शून्य ताप 0 केल्विन होता है। ठीक है, तो अगर हमने परम शून्य ताप से टेम्परेचर पे अगर देखा जाए कि सेमीकंडक्टर मटेरियल हमारे किस तरीके से बिहेव करते हैं, तो वो एक परफेक्ट, हम कह सकते हैं परफेक्ट इंसुलेटर की तरह काम करते हैं। क्या है, परफेक्ट इंसुलेटर, या हम कह सकते हैं परफेक्ट कुचालक, कुचालक की तरह काम करते हैं अगर हम टेम्परेचर 0 केल्विन पे है। ठीक है, तो ये पॉइंट आप याद रखना, इतनी बात। तो अगर हम इसका ग्राफ बनाना चाहें नॉर्मल टेम्परेचर से, ये हम अगर नॉर्मल टेम्परेचर से और टेम्परेचर बढ़ाने पे अगर ग्राफ बनाना चाहें तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, ये मान लेते हैं हमारा रेजिस्टेंस है, और ये हमारा क्या है, इधर टेम्परेचर है। ठीक है, तो यहाँ से इसका ग्राफ कैसा बनेगा, मान लिया इस ग्राफ हमारा बनता है इस तरीके से। तो इन्वर्सली एक तरीके से आपको दिख रहा है, जस्ट अपोजिट, है कि नहीं। तो इस तरीके से ये ग्राफ जो होगा हमारा रेजिस्टेंस, यानी कि हमारा डिक्रीज हो रहा है टेम्परेचर के बढ़ाने पे। तो ये आप ग्राफ बना लीजिए इस तरीके से। अगर इतने पॉइंट आप इस नोट करके लिख लेते हैं तो कहीं ना कहीं आपको बहुत सही हो जाएगा। ठीक है, बताइए, इतनी बात समझ में आई सब लोगों के। अब ये जो सारी चीज़ें हमने देखी हैं, इसको अगर एक ग्राफ में बनाना चाहें तो एक ग्राफ में कैसे बना सकते हैं। जैसे मान लिया कि हमने एक ग्राफ में सारे जितने भी हमने पैरामीटर्स देखे हैं उनको बनाना चाहें तो हम क्या कर सकते हैं, इधर हमने एक रेजिस्टेंस बना लिया, रेजिस्टेंस का ग्राफ, इधर क्या है, हमने एक्स एक्सिस पे हमने टेम्परेचर दिखा दिया। ठीक है, और ये हम मान लेते हैं कोई 100 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर है, इधर है 0 पे। तो नॉर्मल टेम्परेचर पे हमने मान लिया कि कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, जैसे मेटल है तो मेटल के केस में जो अगर हम टेम्परेचर 0 से 100 की तरफ बढ़ेंगे तो उस केस में हमारा रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा लीनियरली। ठीक है, ये क्या है, प्योर मेटल के लिए। और अगर हमने क्या किया, ये हम मान लेते हैं इस तरीके से, और अगर हमने क्या किया, एलॉय लिया, ये हमारा किसका है, मेटल, क्या है, मेटल का ग्राफ, यानी मेटल मटेरियल के लिए है, अभी हमने बताया।
और हमने कोई अगर मान लिया एलॉय लिया, एलॉय में मिश्र धातु ली, तो उस केस में हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसका रेजिस्टेंस तो बढ़ेगा लेकिन बहुत ही कम बढ़ता है। तो ये हमने ग्राफ बना दिया एलॉय के लिए, ठीक है, यानी कि मिश्र धातु के लिए रेजिस्टेंस बढ़ेगा मिश्र धातु में, लेकिन बहुत कम हमारा रेजिस्टेंस, बहुत कम रेजिस्टेंस बढ़ता है किसके कंपैरिजन में, मेटल के कंपैरिजन में। और अगर हमने इंसुलेटर लिया तो इंसुलेटर या हमने मान लिया कार्बन लिया, तो उस केस में हमारा जो रेजिस्टेंस होगा वो हमारा टेम्परेचर बढ़ाने से बिल्कुल डिक्रीज होता है, यानी कि कम होता है। तो ये जो ग्राफ है हमारा, ये हमने बना दिया है कार्बन हो गया, या हम कह सकते हैं इंसुलेटर हो गया, ठीक है। तो इंसुलेटर हो या कार्बन हो तो उसके लिए हमारा टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में इंक्रीज होता है। किसके अपोजिट डायरेक्शन में, जैसे मेटल के डायरेक्शन में। अगर मेटल का ग्राफ देखें और हमारा ये मेटल का ग्राफ और कार्बन या इंसुलेटर के ग्राफ देखें तो जस्ट अपोजिट है कि नहीं, देखिए आप। तो ये ग्राफ आप बना लीजिए इसको, ठीक है। यानी कि हमारा जो इंक्रीज हुआ है, मेटल के केस में रेजिस्टेंस बहुत इंक्रीज होता है, कार्बन और इंसुलेटर के लिए रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है, यानी कि रेजिस्टेंस हमारा क्या होता है, कम होता है बिल्कुल बढ़, और इसके केस में रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है टेम्परेचर बढ़ाने से। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे, इसमें टेम्परेचर बढ़ाने से हमारा रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है। इसमें बढ़ता है एलॉय के केस में, लेकिन बहुत कम बढ़ता है। तो यही कारण होता है जितने भी मिश्र धातु होते हैं, मिश्र धातु की बात करें तो एलॉय हमारे कौन कौन से मटेरियल होते हैं जो यूज किए जाते हैं इलेक्ट्रिकल में। एलॉय की बात करें तो ये जैसे हमने देखा होगा कि मैग्नीन, मैग्नीन एक मटेरियल होता है, ठीक है। मैग्नीन के हमारे क्या बनाए जाते हैं, रेजिस्टेंस बनाए जाते हैं। तो मैग्नीन का अगर हम बात करें तो मैग्नीन मटेरियल किस किस से बना होता है, तो बेसिकली ये मैग्नीन बना होता है हमारा कॉपर हो गया, मैग्नीज और निकल, निकल। तो इनके एलॉय से हमारा क्या बनता है, हमारा बनता है मैग्नीन। इनका यूज हम लोग रेजिस्टेंस बनाने में करते हैं, ठीक है। और एक मटेरियल अगर हम बात करें, मैग्नीन हो गया, दूसरा होता है यूरिका, ठीक है, यूरिका। यूरिका हमारा एक मटेरियल होता है, ये हमारा किससे बनता है, तो ये हमारा कॉपर और निकल, निकल के एलॉय से बनता है, निकल के मिश्र धातु से, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। तो इतनी पॉइंट आपको याद होना चाहिए कि हमारा टेम्परेचर के बेसिस पे किन किन मेटल्स पे, किन किन पैरामीटर्स पे, या हम कह सकते हैं किन पदार्थ पे हमारा किस तरीके से व्यवहार होता है, ठीक है। बताइए, इतनी बात क्लियर है सब लोगों को। तो इस तरीके से ये हमारा चैप्टर खत्म होता है। अब हम बात करते हैं हमारा नेक्स्ट जो चैप्टर है वो है हमारा डीसी सर्किट में। जैसे हम लोग देखेंगे कि सर्किट अगर आपको दिया जाता है तो सर्किट में किस तरीके से उसके वोल्टेज को, करंट को कैसे हम निकालते हैं, तो उसको पढ़ने के लिए हमको सर्किट का एनालिसिस करना होता है, ठीक है। तो इसके लिए आपको कुछ डेफिनेशन है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे अगर हम बात करें इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स की, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिकल एलिमेंट की। तो इलेक्ट्रिकल एलिमेंट में अगर हम बात करें, जैसे हिंदी में अगर लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, वैद्युत अवयव, वैद्युत अवयव जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो इन इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स जैसे हो गया हमारा क्या, रेजिस्टेंस हो गया, इंडक्टर हो गया, आर एल सी, ठीक है। तो ये हमारे क्या है, इलेक्ट्रिकल एलिमेंट है। जैसे वोल्टेज सोर्स हो गया, करंट सोर्स हो गया, ठीक है। ये सारे सोर्सेस ये हमारे कहलाते हैं एलिमेंट्स, किसके, इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स। अब इन इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स को सबसे पहले हम क्लासिफाई कर लेते हैं कि इनका वर्गीकरण क्या होता है, कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, किस तरीके से हमारे कौन से एलिमेंट्स किस में हमारे रखे जाते हैं, तो वो हम देख लेते हैं। उसके बाद इनकी हम डेफिनेशन देखेंगे, क्योंकि डेफिनेशन आपको पूछ लेता है। तो आप हेडिंग डाल के लिख सकते हैं क्या, क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एलिमेंट, इलेक्ट्रिकल एलिमेंट, या हिंदी में अगर लिखें तो वैद्युत अवयव का वर्गीकरण आप लिख सकते हैं, वैद्युत। तो हिंदी वाले हम आपको बोल रहे हैं, ठीक है, तो आप लिख लीजिएगा वैद्युत अवयवों का वर्गीकरण, वर्गीकरण, ठीक है। तो अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो आप क्या करेंगे,
सिंपली आप ऐसे एक बना लेंगे, ठीक है। तो इसमें एलिमेंट की बात करें तो हमारे दो एलिमेंट होते हैं, एक होता है एक्टिव एलिमेंट और दूसरा जो होता है वो होता है हमारा पैसिव एलिमेंट, ठीक है। पैसिव एलिमेंट, एक्टिव एलिमेंट को अगर हम कहें हिंदी में तो क्या बोलेंगे, सक्रिय अवयव। और पैसिव एलिमेंट को हिंदी में बोलें तो क्या बोलेंगे, निष्क्रिय अवयव, ठीक है। तो ये आप लोग नोट करते चलिए। अब एक्टिव एलिमेंट के भी हमारे दो टाइप होते हैं, कौन कौन से होते हैं, तो एक्टिव एलिमेंट के जैसे हमारा हो सकता है वोल्टेज सोर्स और सेकंड होता है हमारा करंट सोर्स, ठीक है। वोल्टेज सोर्स को हम क्या बोलते हैं हिंदी में, तो वोल्टता स्रोत, और हिंदी में अगर कहें तो धारा स्रोत, ठीक है। ऐसे ही अगर पैसिव एलिमेंट की बात करें तो पैसिव एलिमेंट में हमारे दो टाइप के होते हैं, कौन कौन से, तो ये होते हैं हमारे लीनियर एलिमेंट, दूसरा होता है हमारा नॉन लीनियर एलिमेंट। लीनियर एलिमेंट को अगर हम हिंदी में कहें तो क्या हो जाएगा, रेखीय अवयव, और ये क्या हो जाएगा, अरेखीय अवयव, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे क्या है, एलिमेंट्स का हमने वर्गीकरण किया। तो आपको इतने पॉइंट आपको नोट कर लेने हैं और सारे नोट्स आप लोग बनाते चलिए, ठीक है। साथ साथ में नोट्स बनाते चलिए जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना हो आगे। अगर आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए तो पीडीएफ नोट्स के लिए आप क्या करेंगे, डिस्क्रिप्शन पे लिंक दी गई है, आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो टेलीग्राम में हम आपको ये जो भी आपको नोट्स बनवा रहे हैं ये हम आपको पीडीएफ इसकी दे देंगे, एग्जैक्ट यही पीडीएफ जो हम आपको अभी जो करा रहे हैं सेम वही पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे दे देंगे। तो टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे दी गई है और व्हाट्सएप की भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे दी गई है। कोई भी आपको डाउट होता है तो आप व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आप पीडीएफ के लिए चाहे टेलीग्राम या आप दोनों ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम, ये दोनों हमने डिस्क्रिप्शन पे दे दिए हैं तो आप वहाँ से जा सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो इतनी पॉइंट आप याद कर लेना, नोट कर लीजिए, ठीक है। तो ये तो हमारे हो गए एलिमेंट कि हमारे क्या क्या एलिमेंट होते हैं। तो हमारे एक तो एक्टिव एलिमेंट होते हैं, पैसिव एलिमेंट होते हैं। एक्टिव एलिमेंट में भी दो टाइप के होते हैं, वोल्टेज सोर्स एलिमेंट, करंट सोर्स एलिमेंट। पैसिव एलिमेंट में हमारे दो टाइप के होते हैं, लीनियर एलिमेंट, नॉन लीनियर एलिमेंट, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब नेक्स्ट है, मान लेते हैं नेक्स्ट हमारे होते हैं सर्किट सोर्सेस। तो आप लिख लीजिए सर्किट सोर्सेस। सर्किट सोर्स की बात करें तो सर्किट सोर्स में जिसको हम हिंदी में जिसको हम अगर हिंदी में कहें तो क्या बोलेंगे, सर्किट सोर्स को, सर्किट सोर्स को हम बोलते हैं परिपथ स्रोत, ठीक है। तो अगर इसके क्लासिफिकेशन की बात करें या इसका हम वर्गीकरण की बात करें तो ये क्या होते हैं, तो इसका भी आप बना लीजिए, फिर हम लोग इसको डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो जैसे वोल्टेज सोर्स होता है एक हमारा, वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स की बात करें तो वोल्टेज सोर्स और हम होता है करंट सोर्स। वोल्टेज सोर्स को आप क्या लिखेंगे, वोल्टेज सोर्स को लिखेंगे वोल्टता स्रोत, करंट सोर्स को धारा स्रोत, ये आप हिंदी में लिख लीजिएगा, ठीक है। अब इसमें भी हमारे क्या होते हैं, डिपेंड करते हैं कि वोल्टेज सोर्स हमारा कैसा है, डिपेंडेंट सोर्स है, इंडिपेंडेंट सोर्स है, ठीक है। तो इस तरीके से भी हम लोग डिसाइड करते हैं। जो वोल्टेज सोर्स भी हमारे क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, एक होता है डिपेंडेंट सोर्स और दूसरा होता है इंडिपेंडेंट सोर्स। वोल्टेज सोर्स
इंडिपेंडेंट सोर्स हो जाएगा। ठीक है, डिपेंडेंट सोर्स की बात करें तो जैसे डिपेंडेंट सोर्स हो गया, इंडिपेंडेंट, ऐसे करंट सोर्स में हमारे दो टाइप के होते हैं। क्या क्या? डिपेंडेंट करंट सोर्स, करंट सोर्स और इंडिपेंडेंट करंट सोर्स। अब एक बात याद रखना, जब भी आपको डिपेंडेंट सोर्स मिलेगा तो डिपेंडेंट सोर्स जैसे हमारा वोल्टेज सोर्स भी हो सकता है, करंट सोर्स भी हो सकता है। तो जैसे वोल्टेज सोर्स होता है, इंडिपेंडेंट की बात करें तो इंडिपेंडेंट को हम रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं? तो इंडिपेंडेंट के लिए जैसे हमारा हो सकता है वोल्टेज सोर्स को इस तरीके से बना दिया जाए टर्मिनल दे करके, या हो सकता है आपको इस तरीके से देखा जाए। ठीक है, इस तरीके से प्लस माइनस। ठीक, तो इस तरीके से तो ये सोर्स हमारे क्या कहलाते हैं? इंडिपेंडेंट सोर्स। जबकि जो हमारे डिपेंडेंट सोर्स होते हैं वो हमेशा हमारे एक डायमंड शेप के दिखेंगे। क्या होते हैं? डायमंड शेप के। ये क्या है? एक डायमंड, डायमंड। तो कोई भी सर्किट होगा या कोई भी हमारा परिपथ होगा तो उस केस में अगर हमको सोर्स इस तरीके से दिखे डायमंड के शेप में, ठीक है, इस तरीके से चौकोर टाइप से, तो वो हम देख लेंगे कि वो सोर्स हमारा कैसा होता है? डिपेंडेंट होता है। अब वो डिपेंड करता है कि हमारा वोल्टेज सोर्स है या करंट सोर्स है। ठीक है, तो वोल्टेज सोर्स है तो कहीं ना कहीं हम इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जबकि अगर करंट सोर्स है तो करंट सोर्स को अगर डिपेंडेंट है तो हम करंट सोर्स को एक डायमंड के शेप में बना लेंगे और इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? ऐसे। ठीक है, यानी कि करंट शो कर देते हैं उसमें। तो ये हमारा करंट सोर्स हो गया, डिपेंडेंट करंट सोर्स। ये इंडिपेंडेंट, सॉरी ये भी डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है। इंडिपेंडेंट के लिए सिंपली हम इस तरीके से बनाते हैं, जैसे आपने देखा होगा एक बैटरी लगा दी। इंडिपेंडेंट करंट सोर्स को हम कैसे लिखते हैं? तो इसको हम लोग इस तरीके से सिंपली ऐसे बना देते हैं, या हम किसी वायर में इस तरीके से शो कर देते हैं। तो ये हमारे क्या कहलाते हैं? इंडिपेंडेंट सोर्स। तो सर्किट में जब आपको इस तरीके से डायमंड के शेप में देखने को मिले तो आप तुरंत देख के बता सकते हैं कि वो हमारा डिपेंडेंट सोर्स है। डिपेंडेंट का मतलब क्या है? कि ये सोर्स किसी ना किसी दूसरे एलिमेंट पर इसकी कैरेक्टरिस्टिक डिपेंड करेगी, यानी कि इसका वोल्टेज होगा या करंट होगा वो किसी दूसरे एलिमेंट पर हमारा डिपेंड कर रहा होगा। ठीक है, तो अभी इसको हम डेफिनेशन जब लिखेंगे तो डेफिनेशन में आपको बताएंगे डिपेंडेंट सोर्स क्या होता है, इंडिपेंडेंट सोर्स क्या होता है, करंट सोर्स क्या होता है, वोल्टेज सोर्स क्या होता है। तो वो सारी चीज़ें हम लोग अभी डिटेल में देखेंगे। अभी फ़िलहाल आप इतना नोट कर लीजिए कि हमारे क्लासिफिकेशन क्या है। ठीक है, यानी कि वर्गीकरण क्या है करंट सोर्स सर्किट सोर्सेस का। ठीक है, तो बताइए इतनी बात समझ में आई सब लोगों को? अब देखिए एक चीज़ और याद रखना, जैसे वोल्टेज सोर्स की बात करें तो वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स की बात करें तो आगे आप पॉइंट लिख सकते हैं। तो जैसे वोल्टेज सोर्स की बात करें तो इसमें भी हमारे दो टाइप के वोल्टेज सोर्स हो सकते हैं। कौन कौन से? एक होता है हमारा आइडियल वोल्टेज सोर्स, वोल्टेज सोर्स, और दूसरा होता है हमारा प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। आइडियल वोल्टेज सोर्स को जैसे हिंदी में कहें तो क्या बोलेंगे? आइडियल को बोलेंगे आदर्श वोल्टेज वोल्टता सोर्स। क्या लिखेंगे? आदर्श। आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं आदर्श वोल्टता, वोल्टता स्रोत। और इसको हम क्या करेंगे? प्रैक्टिकली, यानी कि इसको बोलते हैं व्यवहारिक, व्यवहारिक वोल्टता सोर्स। ठीक, ऐसे ही हमारे क्या होते हैं? करंट सोर्स होते हैं। करंट सोर्स यानी कि करंट सोर्स धारा स्रोत। तो करंट सोर्स भी हमारे दो टाइप के होते हैं। वो कौन से होते हैं? एक आइडियल होता है, आइडियल करंट सोर्स, आइडियल करंट सोर्स, और दूसरा होता है हमारा प्रैक्टिकल करंट सोर्स। ठीक है, प्रैक्टिकल करंट सोर्स यानी कि इसको क्या बोलेंगे? आदर्श, आदर्श धारा स्रोत लिख लीजिएगा। इसको क्या बोलेंगे? व्यवहारिक, इसको क्या बोलेंगे? व्यवहारिक। ठीक है, व्यवहारिक इसको लिख लीजिएगा, व्यवहारिक धारा स्रोत। ठीक, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं?
देखते हैं कि हमारे वोल्टेज सोर्स कितने होते हैं, करंट सोर्स कितने होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हो। अब इनको हम डिटेल में नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम इनके डेफिनेशन को देखेंगे और ये क्या होते हैं एग्जैक्टली, इनको हम लोग समझेंगे। ठीक है, और फिर हम इनको देखते हैं कि किस तरीके से हमारे एक सर्किट में या एक परिपथ में इनका यूज होता है, और उस केस में हम कैसे इनका वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स कैसे लगाते हैं और कैसे इनके एक्रॉस हम वोल्टेज करंट निकालते हैं। ठीक है, तो बताइए इतनी बात समझ में आई सब लोगों की? अगर इतनी बात समझ में आ गई हो तो फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। जो लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पे पूरा कंप्लीट कोर्स हम कराने जा रहे हैं। तो आपको चाहे आपकी क्लास कॉलेज में सही से कवर हो रहा हो या नहीं हो रहा हो, अगर आपने यहाँ से कवर कर लिया तो आपको कोई भी हेडेक नहीं होगी। ठीक है, इसको हम पीडीएफ अगर जिसको चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन पे लिंक दी गई है। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का।